हिम्मत हो जाती है किसी आतंकवादी की हमारी सड़कों पे आके बारूद भर जाए। हिम्मत हो जाती है किसी देश को कि हम पे हमले करवा दे। हिम्मत हो जाती है कि कोई धर्म स्थलों पे आके हमला करे और ये देश अगर चुप रहे तो क्या। लेकिन मुझे खुशी है कि आज देश के प्रधान के पद पे एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो मुंह खोल के बोलता है और पूरी हिम्मत के साथ बोलता है और पूरी दुनिया को बोलता है। और जब बोलने लगता है चार पंक्तियां कहता हूं, सिर्फ ये चार पंक्तियां मेरी है। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं साहब। दोनों ही राजनीतिक दल मेरे उतने ही अच्छे मित्र हैं और दोनों ही राजनीतिक दल मेरे बहुत अच्छे नजदीकी। मैं अशोक जी मेरे तो व्यक्तिगत मेरे अपने शहर के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और तमाम पार्टियों में मेरे बहुत लोग हैं। लेकिन भीतर से जो आवाज आती है वो ये कि देश खड़ा होकर ये भाषा बोल दे। 140 करोड़ लोगों का देश जिस दिन पूरी दुनिया को ये भाषा बोल देगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। सिर्फ चार पंक्तियां तब लगाना भारत माता की जय कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। हमने किसी पर हमले नहीं किए। जब भी हमले हुए हम पर हमले हुए। हमने दुनिया को कभी भी विध्वंस की भाषा नहीं सिखाई, हमने सृजन की भाषा सिखाई। लेकिन 140 करोड़ लोगों का देश पूरी दुनिया को खड़ा होकर बोल दे कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। ये जय भारत माता की होनी चाहिए क्योंकि देश की माटी से पवित्र कुछ नहीं होता। इस देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हम चाहे जो राजनीतिक दुशाले ओढ़े हों, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मुल्क है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये देश है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये 140 करोड़ लोगों का देश है। और हम लोग सिर्फ भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते। तब मुझे पंडित गोविंद व्यास की, हम लोग कौन लोग हैं संदीप जी? हम वो लोग हैं जो हम चाय की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ते हैं। मैं कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण नहीं देता जाड़ावत साहब। लोग बहुत भाषण देते हैं, मैं इसलिए नहीं देता कि आपको मैं भ्रष्टाचार का समर्थक हूं। मैं इसलिए नहीं देता कि आप और मुझे क्या अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने का। राजनीति को गाली देने से भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होता। मैं अपने भीतर झांक के देखूं, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार इसलिए नहीं है। मैं ट्रेन में जाता हूं, मेरे पास सीट नहीं होती, मैं टीटी को 500 रुपए देकर सोना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं किसी टोल टैक्स में जाता हूं, पैसे बचा के साइड में से गाड़ी निकालना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? जब टैक्स भरने की बारी आती है, मैं अपने सीए को कहता हूं कि पैसे कहां बचाऊं, कितना विड्रॉ करूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं इम्तिहान में नंबर बढ़वाने के लिए टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेने जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? रास्ते में कोई लड़की को किसी को छेड़ता है, मैं रोक के बचाता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं दहेज लेता हूं, मैं क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज न चले, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब जाके समाप्त करूंगा। तब कहना चाहता हूं हम लोग वो हैं जो चाय की दुकान पे अखबार पढ़ते हैं और उसमें खबर आती है कि लोग बाल मजदूरी कराते हैं और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। हम वो लोग हैं। दुष्यंत साहब, मैं कहना चाहता हूं हमारी स्थिति क्या है भ्रष्टाचार की। अरविंद सुनना आप कि बाड़मेर में बहुत साल पहले एक अभियान चलाया ट्रैफिक पुलिस ने। सीट बेल्ट नए आए थे, ये जो सीट बेल्ट लगाए हुए मिलेगा उसको हम इनाम देंगे। तो एक आदमी सुबह मिला, सीट बेल्ट लगाया एकदम जल्दी, पुलिस वाले ने रोका। पहले तो आश्चर्य में हो गया, पुलिस नमस्कार कर रही है। सर 500 रुपए। पुलिस पैसा दे रही है, उसको अटैक आते बचा। बोले किस बात का? तो भाई हमने अभियान चलाया था कि जो भी सीट बेल्ट लगा के मिलेगा रोड सेफ्टी के लिए उसको हम 500 रुपया देंगे। तो आप सीट बेल्ट लगा के मिले हैं, ये 500 रुपया लीजिए। क्या करेंगे इन रुपयों का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। तब मुझे पंडित गोविंद व्यास की एक पंक्ति याद आती है कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। ये हमारी स्थिति। तब कहना चाहता हूं कौन है? अरे वाह, 100 घंटा खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, चल गए। आप मस्त रहो शर्मा जी।
आप दिल डॉल से तो मस्त हो ही, स्वभाव से भी मस्त हो, ये बहुत बढ़िया बात है। ये अच्छा होना भी चाहिए, मस्त रहना चाहिए आदमी को, एकदम खुश। खुशी हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। हम राजस्थान के लोग तो खुश रहते हैं, हम फंस जाए उस रात पैदा ही नहीं हुए। हम खुश इसलिए रहते हैं, हमें कोई फंसा भी नहीं सकता। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था बेंगलोर से बॉम्बे, बहुत साल पहले की बात। नीचे जो चाचा भतीजा आपस में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो एक से कहा दूसरे को, क्या ये नीचे लिखा हुआ है कि चेन खींच लें, इससे ट्रेन रुक जाएगी। बोले खींच ले क्या? बोले नहीं रुक जाएगी। बोले यही तो चेक करना है, बचपन से चल रहे हैं, आज तक पता ही नहीं किया कि रुकती है कि नहीं रुकती है। मैंने कहा ये खतरनाक बातें कर रहे हैं। तो दूसरे बोला नहीं मैं तो नहीं खींचूंगा, क्योंकि 500 रुपए जुर्माना है और मेरे पास 300 रुपए, फंस गया तो जेल जाना पड़ेगा। तो चाचा बोला कोई नहीं, 250 मेरे पास भी है, निपट लेंगे, तू तो खींच दी साहब, रुक गई। अब वो रुकती है तो वैक्यूम से गार्ड के डिब्बे में पता चल जाता है किस डिब्बे में चेन खींची गई है। वो आया गार्ड, किसने खींची किसने खींची? वो चाचा भतीजे ने इशारा कर दिया मेरी तरफ। इसमें अपन नूर में लगे पड़े हुए, अपन फंस जाए, रात पैदा नहीं हुए। कूदे ऊपर से, बोले खींची। मैंने कहा हाँ सर खींची। बोले क्यों? मैंने कहा लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास है, 250 इसके पास। हंस ही नहीं सकते अपन। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कुछ कर ही नहीं सकती। हमारा चीज ऐसी है साहब, आप दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन अपने यहाँ की बात ही अलग। आप मेवाड़ आओ, मारवाड़ आओ, सारी दुनिया में हॉर्न किस लिए लगाया जाता है अरुण जैमिनी? क्या आप साइड से हट जाओ, आगे कोई गाड़ी जा रही, पीछे वाला हॉर्न क्यों बजाता? क्या आप हट जाओ, अपने यहाँ हॉर्न बजाओ, हटेगा नहीं। जल्दी में है कहीं जा करो, ऊपर उगाड़ ले। एक शव यात्रा जा रही थी, उसमें सबसे आगे वाला वैसे ही दुखी, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था कंधा बदलने। 1.5 किलोमीटर से चल रहा बेचारा, और एक मोटरसाइकिल वाला कट मार के निकला। अब वो इतना दुखी कि बोला अन्नू आगे जाई गई थी। अब बात तो सब आगे वही जाएगी है, एक से बढ़कर एक। आप हमारे यहां किसी स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं सकते। आप किसी स्पीड में चलाओ, आप तेज चलाओ मरेला, धीरे चलाओ, पार्क में चला दिए, बराबर में चला दो। अरे बापू देश लगाई तू है, किसी स्पीड में नहीं। हमारे यहां लोग ही ऐसे, किसी को धन्यवाद देने की कला जो हमारी है वो अद्भुत है। आप किसी से कोई चीज उधार मांगे तो धन्यवाद दो। एक तो आदमी अपना पेट्रोल खुद नहीं खर्चता, मोटरसाइकिल जाता, मंगलवार जाना हो, जाके वापस आएगा तो धन्यवाद नहीं, कुछ नहीं। वापस जब मोटरसाइकिल देगा, गाड़ी काम मांगे। क्लच ढील लो। अरे आदमी साला करे क्या, कहां जाए, कैसे रहे? ये हमारा जीवन है, और इसी जीवन में से हाथ से निकलता है। अच्छा आप मुझे बातचीत करते रहोगे तो पानी पिला दे। मैं झूठी क्यों पीऊं? वो भी सरपंच की। रंजीत मेरा छोटा भाई है, वो बहुत वर्षों से राजनीति में काम कर रहा है, अच्छी बात है। राजनीति में कवियों को आना भी चाहिए, क्योंकि और आ रहा है तो है। हाँ, इसकी धोती से मुझे याद आया, मेरे एक चाचा जी हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको थोड़ा टाइमिंग का इश्यू है। वर्ड जो है वो बाद में बाहर आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं वैसे यार, बुरा मत मानना, वैसा भी मजाक उड़ाने की चीज नहीं है, लेकिन अब क्या करो, घटनाएं हो जाती है आसपास। बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। मेरा एक दोस्त था ऐसे ही, उसको क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया, तो गया टॉस करने के लिए, तो अंपायर ने उछाला, बोले हेड्स या टेल्स, बोले हाँ
एक आया मेरे पास, ललित भाई मैं गई पेप्सी कॉकरी लगवा दो, नकट लगाऊंगा। रेलवे में अनाउंसर की पोस्ट खाली है। कॉन्फिडेंस देखो, और मैंने नौकरी लगवाई। मारुति हंसना यार, मैंने नौकरी लगवाई तो शाम को नौकरी और इज्जत दोनों गवा के लौटा। उसे अनाउंस करना था कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से अजमेर वाली गाड़ी जाएगी। उसने शुरू किया, प्लेटफॉर्म अजमेर जी। एक से बढ़कर एक मेरे ऐसे ही दोस्त के जुड़वा बच्चे हुए तो मैं भी देखने चला गया। अब मैंने पूछा क्या हुआ, बोले ना सही तीसरों यही क्यों। कमाल, इतने कॉन्फिडेंट। मैं अभी कुछ दिनों पहले बैंकॉक से आ रहा था, कविता पढ़ने गया था। तेरे को क्या मालूम है ऐसा हल्के जान मट गई है जोर बोल बेटा। हाँ क्या, अच्छा कौन सी कविता? हाँ हाँ हाँ, खाने से बता ही दो हमारे कौन सी कविता। अच्छा ये सब वो लोग हैं जो जा नहीं पाए वहां, से खुशी हो रहे हैं। बहुत सुसंस्कृत देश है। उस देश में आप जाएंगे ना, उस देश का एक भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऐसा नहीं है जिसके बाहर गणेश की या बुद्ध की प्रतिमा लगी ना हो। और वो देश ऐसा है जिसके एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। वो बहुत सुसंस्कारी देश है। बाकी हाँ अरुण जाता रहता है। हाँ अरुण हमारा बहुत प्रेमी आदमी है, जबरदस्त प्रेम ढूंढता रहता है। इसकी वाइफ ने भी एक दिन फोन किया, तो कहाँ होगा? कहाँ होगा? कवि सम्मेलन में होगा। ठीक है, तो इतनी घबरा क्यों रही हो? काम वाली भाई किसी के साथ भाग गई तो मैंने प्रेम के मामले में बड़ा कमाल का। तो बैंकॉक गया था तो मैं लौट रहा था, तो जब लौट रहा था तो मेरे पास में एक भाई साहब ऐसे ही बैठे हुए थे। अब प्लेन में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो एयर होस्टेस आई और आके बोली आप चिंता मत कीजिए, 1 2 आप अपना पैराशूट लीजिए और कूद जाइए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनिए, रस्सी खींचिए, पैराशूट खुल जाएगा। मैंने क्या बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनो, रस्सी खींचो, पैराशूट खुल जाएगा। ये बोला पांचों बताओ। मैं तू 3 तक ही गिनजे। मैंने 10 में फटे जाए तो तुम आया नहीं मतलब। तो वो मेरे चाचा जी रंजीत सिंह राणा, उनका प्रॉब्लम यह है कि एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा पहले आ जाते हैं, वर्ड थोड़ा बाद में निकलते हैं। तो सुबह सुबह आ गए मेरे पास, बोले लू। मेरे घर का नाम बबलू है तो सारी लू निकला था। अब पता नहीं कहां फंस गया। लू, मैंने कहा हाँ लो, नहीं अब लू। मैंने कहा बोलो, बोले बू। अरे मैं क्या क्या मोटरसाइकिल? अरे क्या हुआ? मोटरसाइकिल लेन जाए तो 1000 न तो एक गांव वाले धोती क्लच में फंस गई। तो बड़ा टेक्निकल, क्लच में कैसे फंसी? मैंने कहा तो पाट गई धोती, पाट गई। मैंने कहा तो धोती फटी। अब मैं जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।
कटे। क्यों? धोती फटी है, पैसा दे। पता दिए 70 रुपया। अब मैं 70 दिया, वो डाउन लगो, मैं पकड़ लू, कटे। तो क्यों? मैं पैसा दिया, धोती दे। 700 दे ना, क्यों खाली धोती जी। तो ये जीवन की मस्ती है साहब। मिस करते हो कि नहीं यार? वो बहुत लंबी कविता है यार, 1.25 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पे भी कुछ जान बख्शो यार मेरी। मैं कुछ और सुनाता हूं। हाय हाय है। वाह, लेट क्या शौक है तुम्हारे? लेट के बोल लो। तुम मुगले आजम में अनारकली, लेट के बोल लो। बैठ के तो बिल्कुल नहीं। जो भी बोलूंगा खड़े होके ही बोलूंगा। देखिए, आप देखिए, ये आप ही लोगों की मोहब्बत है। उसके बाद भी 1.25 घंटे से यहाँ खड़ा हूं, और आपकी मोहब्बत की वजह से चाहे गला साथ दे। और मुझे कल 3 एपिसोड शूट करने, वाह भाई वाह, जो शेमारू पे हमारा कविता का शो है। आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। 100 एपिसोड उसके ऑलरेडी पूरे हो गए हैं। हर रात 9 बजे उसे देखना मत भूलिए साहब। ये तमाम हिंदी कवि वहां आते हैं और बहुत खूबसूरत कविताएं पढ़ते हैं। और जिस देश के अंदर फूहड़ कार्यक्रम हो रहे हो, वहां कविता को लेकर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। और ये तमाम लोग वहां आते हैं। हाँ, सुनाता हूँ भाई साहब, वो मुझे याद नहीं है, वो भी कविता बहुत बरस से नहीं सुनाई, कोई दूसरी सुना देता हूँ। अरे निम्बाड़ा को बहुत साल हो गए यार, 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। है जी, देखो भाई, उस धरती पे पड़ा हूं, उस राजस्थान का बेटा हूं जहां खुददारी के लिए लोग घास की रोटी भी खा लेते हैं। और राजस्थान का बेटा हूं, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और मेरे 2 शेर मुझे याद आते हैं कि लोगों के हक का जोड़ा उसने किसी से मन, लोगों के हक का जोड़ा उसने किसी के मन से जुड़कर नहीं देखा। और इस बात से ही फितरत पता चल जाती है, जिस जगह को छोड़ा फिर मुड़कर नहीं देखा। और मुझे बताइए साहब, मैं तो आपका कायल हूं। दुनिया का कोई टेलीविजन शो, दुनिया की कोई फिल्म, दुनिया का कोई ग्लैमर 25,000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। ये इतने लोग इकट्ठे हुए तो शैलेश लोढ़ा की कविता सुनने के लिए इकट्ठे हुए, और किसी चीज के लिए इकट्ठे नहीं हुए। शैलेश लोढ़ा जब भी याद रखा जाएगा, एक अभिनेता के तौर पर उसने काम किया, काम करता है, काम करता रहेगा, याद रखा जाएगा। लेकिन अगर याद रखा जाएगा तो इसलिए याद रखा जाएगा कि इधर से एक पर्ची आती है रिस्क ऑन ले सुना दो, इधर से एक पर्ची आती है मां सुना दो, इधर से एक पर्ची आती है बेटियां सुना दो, इधर से एक पर्ची आती है मिस करते हो कि नहीं कौन सुना दो। और जिस कवि की कविताएं लोगों के जुबान और जहन में बसती हो, वहां वो किसी किसी टेलीविजन शो के भरोसे रह सकता है। ये देश की जनता जो है, ये मोहब्बत देती है, और इसी मोहब्बत की वजह से मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। चलिए एक कविता सुनाता हूं आपको, एक कविता का अंश सुनाता हूं। ये पीछे के एलईडी क्यों लगाते हो? जिस वक्त इसका आविष्कार नहीं हुआ था तब क्या लगाते थे? पर्दो लाग तो वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जितनी चीजें हैं ये कला का नुकसान करने वाली चीजें हैं। कारण ये है कि आप फिर बाध्य हो जाते हैं उसको देखने के लिए। आपको आंखों में आंखें डाल के हमें देखना चाहिए। आज से 25 से 30 साल पहले भी यहाँ कवि सम्मेलन होते थे, हजारों लोग इकट्ठे होते थे, तब कोई एलईडी नहीं होता था, लेकिन आप कवि की आंखों में आंखें डाल के सुना करते थे। उस बात का मतलब, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भरोसे हो गए, तो ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे कव्वाली, नौटंकी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी, ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। इसको जोड़ने के लिए करो, ये मत लगाओ, ये नहीं लगाना चाहिए। बहुत खूबसूरत है, इनके टेंडर खत भरो भले ही। लेकिन लगाओ मत, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी टेंडर के मामले में तो महान होता है, अद्भुत। एक जगह एक लगा हुआ था, एक ने बुलाया, बोले पुल बनाना है, कौन कितना पैसा देगा? तो एक चाइनीज आया,
बोले साहब 6,000 रुपए बहुत कम में काम करूंगा, पुल बना दूंगा, 3,000 मेरे 3,000 लेबर के। एक अमेरिकन आया, बोले मैं 12,000 लूंगा, मेरी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। 6,000 मेरे 6,000 लेबर के। एक अपना भी गया, बोले 26,000। कैसे? 10,000 आपका, 10,000 मारा, 6 में चाइना वालों बनाई थी। ये हम ही कर सकते, ये कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारी। अच्छा, हमें क्या करना है पता है? क्लास में टीचर ने लड़कों को खड़ा किया, बताओ बड़े होके क्या बनोगे, बताओ बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो सबने बनाना शुरू किया। एक लड़का खड़ा हुआ, रमेश, मैं बड़ा होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, अपने खूब बंगले लूंगा, बैंकों में मेरे खूब पैसे होंगे, हेलीकॉप्टर लेके घूमूंगा। टीचर बोले नहीं, इतना लंबा बताने की जरूरत नहीं, रमेश बैठ जा, एक एक लाइन में बैठा बेटा। हाँ सुनीता, तू बता, तू क्या बनेगी? रमेश ने लुगाई। जब रमेश अतरो कमाई नहीं तो वो बढ़ने वाला लोग है, भागेगा ना बच्चे। ये टेक्निकल लोग हैं, ये हम जानते हैं कि कब क्या कैसे बनना है। ये स्थिति होगी, इसलिए जानते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग तमाम लोग, मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का, मुझे उस दिन याद आता है जब मैं निम्बाड़ा में रहता था, और वो आते आज तक छूटी नहीं साहब। निम्बाड़ा में नूर महल के पास ही हमारा घर हुआ करता था, उसी एरिया में। बहुत खूबसूरत यादें मेरी जुड़ी हुई है उस बचपन की, तब मैं रहा करता था। और बिस्तर, घर में सोफा कुर्सी तो बहुत बड़ी चीजें होती नहीं थी, वो एक चटाई के ऊपर बिस्तर लगा के हम सोते थे। और वो आदत ऐसी हुई कि आज भी मैं जमीन पे सोता हूँ। डाइनिंग टेबल तो होती ही नहीं, तो मैं आज भी जमीन पे बैठ के खाता हूँ, टेबल पे बैठ के नहीं खाता। आज भी शैलेश बड़ा वही होंगे, शैलेश बड़ा बन गए होंगे, बड़े सुपरस्टार आपने बना दिया, लेकिन मैं वही जमीन से जुड़ा हुआ इसलिए हूं कि आपका और मेरा जीवन है जहां से हम निकल के आए हैं। और जिस जगह से इस देश के 80% सच में यही छुपा है। ये शान और शौकत, वैभव, ये बिजली, ये लाइट इस देश के यथार्थ का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, ये है हमारा सच। इस देश के 80% चूल्हे ऐसे हैं जो सुबह जलते हैं तो ये पता नहीं होता कि शाम को उसमें तवा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे पेट ऐसे हैं जिनके सुबह जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि रोटी हमारे मुंह में जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चों के कदम ऐसे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि स्कूल कब जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेन में कब तक बूट पॉलिश करते रहेंगे वो नहीं जानते। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने अभावों के बाद भी ये देश हंसता है, मुस्कुराता है, गुनगुनाता है। इस तरह से दशहरा और दीपावली का मेला बनाता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो हमारा ही देश है जो करना जानता है। क्यों? तब मैं सुनाता हूं मेरी और आपकी जिंदगी की वो 4 पंक्तियां कि आखिर मेरे देश में हम लोग ऐसे क्यों हैं। इस देश के सच में जिंदा रहने वाले हम लोग, और उसके बाद भी मुस्कुराहट जिंदा रखने वाले हम लोग। कि मेरी जिंदगी है क्या? कि मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। मैंने वो दिन देखे साहब, निम्बाड़ा से मावली गया मैं पढ़ने, मावली से सिरोही गया, ये तमाम रास्तों से मैं माँ बाप के साथ घूमता रहा। तो हैंडपंप से पानी लाते थे, वो 2 बाल्टियों में भर के हमने वो जिंदगी देखी है। तब कहता हूं कि मेरी जिंदगी और हम सबकी जिंदगी 80%, अगर आपको लगे कि बात बिल्कुल ठीक है, तब कहता हूं कि मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है। तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी। वाह निर्भीक जी वाह, आपने कह दिया मेरा जीवन बन गया। आपने तो बहुत खूब कहा है। और मारुति हंसा, अरे वाह क्या बात। हाँ बहुत कुछ। अब तो वाह भाई वाह आता है, और वाह भाई वाह आपको जान के बड़ी खुशी होगी, 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक वाह भाई वाह का दिवाली जो है वो मेवाड़ विशेष कर रहे हैं। वो मेवाड़ स्पेशल है। मेवाड़ स्पेशल इसलिए है कि उसमें मेवाड़ के कवि तो है ही, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मेरे मित्र और मेरे अनुज श्री लक्षराज सिंह मेवाड़ का, जिन्होंने पहली बार हिंदी टेलीविजन के इतिहास में सिटी पैलेस पूरा खोल दिया कि आप वाह भाई वाह हिंदी कविता के संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसलिए एपिसोड जहां भी शूट करना हो वहां कीजिए। वहां 7 एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। माणक चौक
जो कभी हिंदी कविता किसी टेलीविजन शो के लिए नहीं दिया गया, या जनाना महल या जग मंदिर। और आप देखिए कभी वहां बैठ के टेलीविजन पे आएगा तो हम वो पूरा एपिसोड मेवाड़ को समर्पित कर रहे हैं। पूरे 7 दिन मेवाड़ के नाम है, 23 और 30। तो मैं चाहता हूं एक बार मेरे कहने पर जिन्होंने हिंदी कविता का संरक्षण किया है, लक्षराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है। तो ये 7 जो है एपिसोड आएंगे, और मेवाड़ इसलिए क्योंकि इस माटी से मेरा नाता है साहब, इस माटी की बात ही अलग है। तब मैं कहता हूं, तब मैं सुनाता हूं। और कितना अच्छा लग रहा है अरविंद पोसवाल और दुष्यंत जी, आप दोनों बैठे हैं। जब कलेक्टर और एसपी दोनों ही यहाँ बैठे हो, मतलब जिला कितना अच्छा होगा। आप दोनों यहाँ बिराजे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अरविंद जी तो पिछले दिनों में कार्यक्रम में इसी जिले में कहीं मिले भी थे, मैं जगह का नाम भूल गया, लेकिन वो आया था। गुड टाइम, लॉट ऑफ फन। जिनको निकलना है भाई निकल जाओ, या आखिरी के 15, 20, 25 मिनट एक कविता सुना रहा हूँ, आप लोग आराम से निकल जाओ बेटा। वाह, थैंक यू, वाह वाह, अरे वाह। ऋतिक रोशन है की सस्ती कॉपी। एक तो सब हीरो ने इतना बिगाड़ रखा है। ये ऋतिक रोशन जब हिट हुआ था ना, तो लोग जो है ना अपने मतलब घर के दरवाजे खिड़की भी यूं साफ करते थे। एक से बढ़कर एक है। चलिए कविता सुनाता हूं। इस कविता का जन्म जो है वो अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास, वहां एक शहर है ह्यूस्टन, वहां इस कविता का जन्म हुआ। ये कविता क्यों लिखनी पड़ी मैं आपको बताता हूं। मैं ह्यूस्टन में काव्य पाठ कर रहा था नवंबर में, फिर अगले महीने में ह्यूस्टन में मेरी शाम है इवनिंग में चले थोड़ा पूरे उस टेक्सास में 3, 4, 5 शाम, बहुत वर्ष पहले की बात है। जब मैं पढ़ रहा था तो एक लड़का मुझसे काव्य पाठ के बाद आके मिला और आके खड़ा हुआ और कहने लगा कि भाई शैलेश, माइक पे खड़े होके बहुत चिल्लाते हो, मेरा देश महान है, मेरा देश ये है, मेरा देश वो है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? ह्यूस्टन मानिए मन को बहुत पीड़ा हुई। तो जब करके बैठा चिराग जैन, अश्लील आदमी, लुगाइयों पे बात कर रहा है, लुगाई ऐसी ने, लुगाई वैसी ने, लुगाई ये ने, लुगाइयों का सम्मान करो। वो लुगाइयां जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया, उन्होंने थोड़ी शर्म करो। लुगाइयां मैं कहते हैं लुगाइया जैसे, लुगाइया कमाल होते। 2 आदमी झगड़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ गालियां सुनाई देगी, तेरी तेरी ये, तेरी वो, तेरी ये। और 2 लुगाइयां लड़ रही हो तो आपको नाम सुनाई देगा, मांगी लाल जैसा था पहले तो, रंजीत फोन करे कने, तुरंत नाम सुनाई देगा। ये होता है, ये अद्भुत है। और खूब सारा मेकअप लगा के एक दूसरे को हमेशा एक ही सवाल पूछेगी, मेरा मुंह व्हाइट व्हाइट तो नहीं लग रहा है? कमाल लोग। ये चिराग जैन मेरे पता, भाई साहब मैंने क्या गलत लिखा, मुझे लोगों ने पीटा। क्या कि मैंने लिखा कि पीतल को घिसने से कोई सोना नहीं हो जाता। मैंने अच्छी बात लिखी, तो पीटा क्यों? बोले ब्यूटी पार्लर के नीचे लिख के आया। और मुमताज नसीम गई ब्यूटी पार्लर में, गई और फेशियल कराया, तो बहुत अच्छा लगा इसको फेशियल। तो फेशियल कराने वाली को बहुत बढ़िया किया। कितने सालों का अनुभव है? पहला दिन है। तो इतना अच्छा कैसे किया? पहली बर्तन माज थी। बहुत तारीफ करते हो शैलेश भाई, तुम्हारा देश ये है, तुम्हारा देश वो है, हमारे मुल्क में रखा क्या? मन को बहुत चोट पहुंची साहब। मेरी जगह होते आप तो आपको ज्यादा चोट पहुंचती। चोट इसलिए नहीं पहुंची कि उसने ये कहा कि तुम्हारे देश में क्या रखा है। चोट ज्यादा इसलिए पहुंची कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी है। एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को अपने हिंदुस्तान के लिए ये कहे कि तेरे मुल्क में क्या रखा है, तब दर्द कितना हुआ होगा, टीस कितनी हुई होगी। और हुई इसलिए कि कहानी मुझे याद आती है कि सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे। आप समझदार लोग हैं, आप जानते हैं सोने और लोहे को बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल एक होती है। आग में तपा के उन्हें सीधा किया जाता है ठोक पीट के। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहे तो लोहा है, मैं सोना हूं, और हम दोनों को बनाने के पहले, आग में तपाने के पहले निखारते हैं, ठीक ठाक करते हैं। लेकिन मेरे को जब ठोका पीटा जाता है, मैं आवाज कम करता हूं, चुप रहता हूं। यार लोहे तो इतना चिल्लाता क्यों है, चीखता क्यों है?
लोहे ने जो कहा वो मेरी कविता की जमीन है, आत्मा टांगता हूं उससे। लोहे ने कहा क्या तू ठीक कहता है सोने, सुनार तुझे ठोकता है पीटता है लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। तो मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है कि आखिर मेरे मुल्क में क्या नहीं है सर। मेरा मुल्क तो अद्भुत है, मेरे मुल्क में तो आटा भी लीटर में मिलता है। कमाल है मेरा देश, हमारा देश तो अद्भुत है ना। हमारे देश में तो कुछ भी हो सकता है, एक से बढ़कर एक चीज है अपने इधर, पूछो ही मत। एक आया लड़का मेरे पास, बोले भाई साहब मैंने एक हास्य रस की कविता लिखी है। मैंने कहा सुना। बोले धावक की तरह आओ, योगी की तरह बैठो और विजेता की तरह जाओ। मैंने कहा हास्य क्या है, कि ध्यान से सुनो। धावक की तरह आओ, योगी की तरह बैठो, विजेता की तरह जाओ। मैंने कहा हास्य कहां है? बोले टॉयलेट पे लिखा है। अद्भुत लोग हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरे देश में क्या है बताता हूं। हमारे देश में अद्भुत लोग हैं, जैसे मेरे शहर का ट्रैफिक। मेरी कार के आगे एक लड़का साइकिल लिया, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। अपने यहाँ तो ये है ना, मुड़ना तो इंडिकेटर क्या चीज है आपको मालूम है? शुरू शुरू में जब इंडिकेटर आए थे लोग समझते ही नहीं थे। वो स्कूटर के आगे झपू की झपू की झपू की झपू तो झपू की झपू करता था साइड में। तो मेरे शहर में एक का झपूक झपूक कर रहा था और वो मुड़ा, फिर भी पीछे से आगे भिड़ गया। तो जो बेचारे का स्कूटर था वो चिल्लाया, तो दिखे को नहीं। मैं समझ आप लगान भूल गया। तर्क देखो आप अगले। तो मेरे ही कार के आगे एक लड़का, उसने हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मेरा क्या मतलब, मुड़नो कैंसिल कर दियो। ये हमारे देश में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। अद्भुत है हमारा देश। तो एक अमेरिकन परिवार में लड़का घर में आया, प्रश्न पैदा करता हूं। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और आते ही कहने लगा अपने पिता से, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे। एक अमेरिकन परिवार में लड़का आया अपने पिता, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। और मैंने कहा काम की बात चल रही है सुनो। अपन अकाल वाले प्रदेश के लोग, सूखाग्रस्त क्षेत्र के आदमी, और ऐसा वर्ड सुनाई दिया गर्लफ्रेंड। तो सुनो मजा आएगा। अपन सुन ही सकते हैं रंजीत सिंह गाना। क्या सही है? कैसे खुद की बात कर तो लड़का, come on dad, what a bad day, I just want to change my girlfriend. पिता बोले okay, don't get tense, just think she was nonsense and change her. और मैंने कहा क्या गजब का बाप है, अपने बेटे को कह रहा है सारी चिंता हटा, और दूसरी लड़की ओहो वाह मेवाड़ की वीर प्रसूता। सिगरेट नहीं पी पाता, और बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं, और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है। घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश है साहब, छोटे बड़े। एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं दुनिया के तमाम देशों में बहुत जगह घूमा, और ये तमाम कवि जो अपनी कविताएं लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, इनकी उपस्थिति में कहता हूं पूरी दुनिया के ग्लोब पे 203 देश होंगे साहब, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते, वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब कहना चाहता हूं जय। बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं, और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि हाथ में दोस्त दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले ही आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है। दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने अगली पंक्ति में कविता नहीं लिखी, अभिधा में बात की है। अभिधा मतलब जैसा देखा
वैसा लिखा, और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप नहीं जानते। मैंने वो नहीं लिखा जो आपको पता नहीं है, मैंने वो नहीं लिखा जो किताबों में लिखा नहीं है, मैंने वो लिखा जो आपके घर आंगन में बसता है, मैंने वो लिखा जो मेरे शिराओं में बहता है, मैंने वो लिखा जो हिंदुस्तान बन के हमारे हृदय में बसता है। अगर यहां से लेके वहां तक अगर आपको लगे कि देश ये है कि मेरे देश के पास जो है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो एक बार इसे तोड़ की तरह पे बताइएगा जरूर कि मेरे मुल्क के पास है क्या। और मेरे मुल्क के पास ऐसा है कि तराजू के 2 पलड़े लीजिए, और तराजू के 1 पलड़े में दुनिया भर का धन, वैभव, यश, कीर्ति, संपदा सब कुछ रख दीजिए, और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपके दिलों में, हृदय में पलता है, उसे रख दीजिए। और आपको लगे कि उस एक शब्द के बाद भी तराजू का पलड़ा सारी दुनिया के वैभव के आगे भारी है, तो मुझे बताइएगा जरूर। मैंने ये नहीं लिखा कि यहां पे हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, ये हम जानते हैं, लेकिन मैंने लिखा कि ऐसा क्यों करते हैं, किसकी वजह से ऐसा करते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्ना धाय स्वामी भक्ति सूरज सबसे पहले यहां उगता है, मैंने ये नहीं लिखा कश्मीर की घाटी के अंदर केसर उगता है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन किस वजह से हम ऐसा करते हैं वो बताता हूं। यहां से लेकर वहां तक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेवाड़ की इस धरती पे कहता हूं कि बाद में 2 स्तंभ है, हम तो सिर्फ हम हैं। ये वो धरती है जहां जौहर कर लिया जाता है लेकिन आंच नहीं आने दी जाती है, ये वो धरती है। तब कहता हूं